तो आज भी हम लोग चैप्टर नंबर 10 क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव्स उसमें हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स के जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं। और एल्कीन से कैसे बनाते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कोहल से एल्किल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके लिए हमारी बुक में, और ये है हमारी बुक आपके सामने। तो आप एक चीज बताइए, यस, कल हम लोगों ने एल्कोहल्स की रिएक्शन जो लुकास रिएजेंट है ना, इससे किस तरह से करा करके बनाते हैं एल्किल हैलाइड, ये हम कल पढ़ चुके हैं, है ना। अब उसमें लुकास रिएजेंट आपको पता ही चल गया, ZnCl2HCl, ठीक है। निर्जल ZnCl2 और HCl, इनके कॉम्बिनेशन को कहते हैं लुकास रिएजेंट, ठीक है। अब ये जो लुकास रिएजेंट वाली रिएक्शन है ना, इसमें तो हम लोग ये ZnCl2 और HCl ले रहे हैं, तो हम क्या बना रहे हैं, एल्किल क्लोराइड, और ये हमने किया इंक चेंज, ओके। अब यहां पर देखिए, ये भी हम कल बात कर चुके थे, यदि हमें ब्रोमो एल्केन बनाना है ना, तो हम HBr और H2SO4 की प्रेजेंस में उसको गर्म करेंगे, अल्कोहल को HBr के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में, है ना, तो ये बन जाएगा ब्रोमो एल्केन, ठीक है। अब यहां पर आयोडो एल्केन कैसे बनाते हैं, तो आयोडो एल्केन में HI की रिएक्शन नहीं कराते हैं, ठीक है। आयोडो एल्केन में रिएक्शन कराते हैं KI की रिएक्शन कराते हैं, और ये जो H2SO4 है इसकी जगह हम लेते हैं H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड, यदि अल्कोहल की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड और H3PO4 से कराएंगे तो हमें मिलेंगे एल्किल आयोडाइड्स, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों हम लोग बनाते हैं। अब कुछ क्रियाशीलता का क्रम देख लेते हैं। इसमें दो अभिकर्मक है, आप जानते हो, एक अल्कोहल है और एक HX है ना, हेलोजन अम्ल है। तो अल्कोहलों की जो क्रियाशीलता है उसका क्रम तो ये है, तृतीयक सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, फिर द्वितीयक और प्राथमिक। और HX जो होते हैं हेलोजन अम्ल, उनकी क्रियाशीलता का क्रम है, HI सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है इस रिएक्शन के लिए, फिर HBr HCl। तो HI क्यों ज्यादा क्रियाशील है, ये हम कई पहले भी बात कर चुके हैं कि आयोडीन की साइज ज्यादा होने की वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ है किसमें, HI में जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम है, और बॉन्ड एनर्जी कम है तो ये आसानी से टूट जाता है, इसलिए HI अधिक क्रियाशील है, आसानी से रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। और इसी तरह से ये जो रिएक्शन होती है इसमें कार्बोकटाइन बनता है, और कार्बोकटाइन जो बनता है तृतीयक अल्कोहल से, जो कार्बोकटाइन बनता है वह ज्यादा स्थायी होता है। तृतीयक कार्बोकटाइन, टर्सरी कार्बोकटाइन, ये हम जानते हैं, इसलिए टर्सरी जो अल्कोहल होते हैं उनकी क्रियाशीलता इस अभिक्रिया में ज्यादा होती है। तो ये तो हो गया। अब अल्कोहलों से ही दूसरा जो मेथड है, अल्कोहलों से ही हम कैसे बनाते हैं एल्किल हैलाइड्स को, उसके लिए दूसरा मेथड है, इनकी रिएक्शन हम कराते हैं थायोनिल क्लोराइड से। अब थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, ये आप इसको याद कर लो, SOCl2, इसे हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। अब थायोनिल क्लोराइड की जो रिएक्शन होती है, यह काफी इंपॉर्टेंट मेथड इसलिए है क्योंकि इसमें हमें शुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं। एल्किल हैलाइड किस में होते हैं, शुद्ध अवस्था में प्राप्त होते हैं, है ना, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। और शुद्ध अवस्था में कैसे प्राप्त होते हैं इसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये जो रिएक्शन है अल्कोहलों पर, अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके जो हम लोग बना रहे हैं एल्किल क्लोराइड RCl, इसको हम लोग डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। ये नेम रिएक्शन है, आप लोग इसका नाम याद रखिएगा। अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए इसको बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं अभिक्रिया कैसे हुई। देखो बहुत सिंपल सा है, मैं इसको, चलो मैं ये पहले एक क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूं, ये अभिक्रिया कैसे लिखेंगे वो बाद में देखेंगे। ये देखो ROH है अल्कोहल, ये थायोनिल क्लोराइड है ना, ये हमने पिरिडीन लिया है विलायक, है ना, पिरिडीन विलायक में ये अभिक्रिया हो रही है। अब एक बना एल्किल क्लोराइड और एक बना SO2 और एक HCl। अब यहां पर ये जो SO2 और HCl है ये दोनों गैसियस अवस्था में होते हैं। इस अभिक्रिया में ये जो दोनों उत्पाद हैं वो गैसियस अवस्था में होते हैं, इसलिए आप जानते हो जैसे ये बने, अब गैस है तो ये उड़ जाएंगे,
ये उड़ गए एयर में, ठीक है। अब ये उड़ गए तो क्या हुआ, या इनको पिरिडीन अवशोषित कर लेता है ना, ठीक है। तो इनको पिरिडीन अवशोषित कर लेता है गैसियस अवस्था में होने की वजह से। देखो SO2 तो वाष्पित हो जाती है और HCl को पिरिडीन अवशोषित कर लेता है, ठीक है। तो इस वजह से बचा क्या, केवल शुद्ध एल्किल क्लोराइड। तो इसलिए इस अभिक्रिया में शुद्ध एल्किल क्लोराइड मिलता है, इसलिए यह एक इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। अब इस अभिक्रिया को लिखते कैसे हैं, देखो बहुत सिंपल सा मैं आपको बता देता हूं कैसे लिखते हैं इसको। यस, ये हम गए यहाँ पर, अच्छा हमने ये शेयर किया हुआ है, ओके गुड, कोई बात नहीं। ओके, अब खाली स्क्रीन आपको दिख रही है? बताना जरा। यस सर। ओके, अब देखो इसको हम लिखेंगे कैसे। ROH अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे किससे, थायनिल क्लोराइड को। तो थायनिल क्लोराइड को इस तरह से लिखते हैं। थायनिल क्लोराइड बेसिकली इस तरह से होता है, SO और एक Cl और एक Cl, इस तरह से। तो इसको ऐसे की ऐसे ही लिख दो, ये ऑक्सीजन, ये एक Cl यहाँ और ये एक Cl यहाँ। यहाँ से इसको तोड़ दो और यहाँ से भी ये जो बॉन्ड है ये तोड़ दो। ये लो क्या क्या बन गया, एक तो बन गया RCl, सही है, प्लस में क्या बन गया बीच वाला प्रोडक्ट SO2, प्लस में क्या बन गया HCl। बहुत सिंपल से तरीके से हम इस रिएक्शन को लिख करके इसके प्रोडक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्या बातें हैं, और इम्पोर्टेंट ये बातें हैं कि इसमें हम लोग एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड इसमें नहीं बना सकते, है ना, क्योंकि थायनिल ब्रोमाइड अस्थायी होता है और थायनिल आयोडाइड तो बनता ही नहीं है, इसलिए इससे हम केवल एल्किल क्लोराइड ही बना सकते हैं। अब एल्कोहल से और कैसे बना सकते हैं एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, बहुत सिंपल है। एल्कोहल की रिएक्शन हम फॉस्फोरस हैलाइड से करा सकते हैं। अब फॉस्फोरस हैलाइड कौन से, एक तो PCl5 है, एक PCl3 है ना। कैसे रिएक्शन कराते हैं चलो देखते हैं। सबसे पहले PCl5 लेते हैं, तो ये लिया हमने PCl5। सबसे पहले हमने लिया एल्कोहल, ये लिया एल्कोहल, ठीक है। अब हमने लिया PCl5, अब PCl5 को हम इस तरह से लिखेंगे, PCl3 और एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ, ठीक है। यहां से इसको तोड़ दो, यहां से इसको तोड़ दो, जो तीन प्रोडक्ट बन गए वो लिख दो। एक बन गया RCl, प्लस में एक बन गया POCl3, प्लस में एक बन गया HCl। ये लो तीन प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। इसी तरह से एक रिएक्शन PCl3 के साथ भी है ना। फोस्फोरस के दो हैलाइड हम लोग ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज लेते हैं, फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड और एक फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन हमने देख ली, ट्राइक्लोराइड की अब देखते हैं। ये तीन मॉलिक्यूल लेते हैं हम एल्कोहल की, ये लो भाई, ये हमने तीन मॉलिक्यूल लिए किसके, एल्कोहल के, ठीक है। अब इनकी रिएक्शन कराई किससे, PCl3 से। ये लो भाई, ये हमने लिया PCl3, है ना। तो ये लो, इनको तीनों OH को भेज दो फॉस्फोरस के साथ, ठीक है, और प्रोडक्ट को लिख दो। क्या हुआ, तीन तो बन गए RCl, ठीक है, ये तीन R है और तीन Cl है, तो बन गए तीन RCl, प्लस में POH3, ये लो, ये दो प्रोडक्ट बन गए, फॉस्फोरस के साथ ये तीनों OH जुड़ गए। तो इस तरह से ये रिएक्शन थी अल्कोहल की PCl3 के साथ। बुक में भी आप लोग देखते चलो, यहां भी आप लोग देखते रहो, है ना। और वो रिएक्शन थी PCl5 के साथ। तो इस तरह से रिएक्शन को यदि आप लोग सही से लिख करके, सही से समझ करके याद करेंगे तो वो आपको सही से याद रहेगी, है ना, उसको रटने की जरूरत नहीं है। ये देखो PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो RCl, POCl3 और HCl, और इसमें तीन अल्कोहल के मॉलिक्यूल हमने तीन लिए हैं, तो तीन ही हमें एल्किल क्लोराइड मिले हैं और एक H3PO3। अब मैंने जो अभी लिखा है वो है POH3 और ये है H3PO3, ये एक ही बात है, ये एक ही बात है। आप देख लो, इसने दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर दिया, मैंने दोनों को एक साथ लिखा है, आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगली जो अभिक्रिया है अल्कोहल से ही बनाने की, उसमें वो बेसिकली हम लोग यूज लेते हैं, अभी अभी जो हमने बनाया है, देखो फॉस्फोरस के जो यौगिक है ना, उनसे हमने बनाया है केवल एल्किल क्लोराइड, है ना। अब हम बनाएंगे एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड। तो एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड बनाने की अभिक्रिया ही दूसरी है। यहां पर हम रिएजेंट जो लेते हैं वो है लाल फॉस्फोरस और हेलोजन। अब हेलोजन हम लोग यहाँ पर क्या बनाना चाहते हैं, हम लोग बनाना चाहते हैं RBr
और RI, ये दोनों हम लोग बनाना चाहते हैं। तो इनके लिए ये दोनों हेलोजन लेंगे, या हम तो या तो ब्रोमीन लेंगे या आयोडीन लेंगे, लेकिन लाल फास्फोरस के साथ लेंगे। तो लाल फास्फोरस के साथ जैसे ये लेंगे तो पहले ये बनेगा, Br लेंगे तो PbR3 बनेगा, और आयोडीन लेंगे तो Pi3 बनेगा, है ना। तो ये स्थायी नहीं होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लाल फास्फोरस और हेलोजन लेते हैं। तो लाल फास्फोरस और हेलोजन पहले आपस में रिएक्शन करके इन दोनों का निर्माण करते हैं, ठीक है, और फिर बाद में यह विक्रिया होती है ऐसे की ऐसे। तो यहाँ आप देख लो, एल्कोहल की रिएक्शन लाल फास्फोरस और हेलोजन, हेलोजन हम ले रहे हैं ब्रोमीन और आयोडीन, इनसे करवाएंगे तो सीधा OH, OH की जगह आ जाएगा हेलोजन, ये लो आ गया हेलोजन, जो भी होगा वो, और ये हमारा बन गया उत्पाद, प्रोडक्ट बन गया H3PO3, जो हम लोग जानते ही हैं, वैसे कि वैसे निकलेगा बाहर, ठीक है। तो इस तरह से एल्कोहलों से आप देख लो कैसे बनते हैं। सबसे पहले RCl, क्लोरो एल्केन बनाने के लिए लुकास रिएजेंट यूज ले सकते हैं। उसके बाद में ये जो Br यानी कि ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए हम लोग क्या यूज लेंगे, HBr के साथ H2SO4। उसके बाद में RI यानी कि आयोडो एल्केन बनाने के लिए हम लोग Ki और H3PO4 की रिएक्शन करेंगे। सेम ऐसे कैसे रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट मिल जाएगा RI, है ना। उसके बाद में हमने डिस्कशन किया कि ये जो दोनों रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट अभिकर्मक हैं, दोनों अभिकारक हैं, एक तो अल्कोहल एक HX, इनकी अभिक्रियाशीलता का क्या क्रम है इस रिएक्शन के लिए। तो HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसमें बंध ऊर्जा काफी कम होती है, बंध बहुत लंबा होता है क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी होती है। और अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि यहाँ पर कार्बोकटाइन बनता है, और तृतीयक कार्बोकटाइन का, टर्सरी कार्बोकटाइन का स्थायित्व ज्यादा होता है, जो हम सीख चुके हैं। तो ये तो हुआ अल्कोहल से एक मेथड। दूसरा मेथड थायनिल क्लोराइड का, ये हमने देख लिया है, डार्जन अभिक्रिया बोलते हैं। तीसरा मेथड फास्फोरस हैलाइड से, तो फास्फोरस हैलाइड से PCl3 और PCl5 की रिएक्शन करा के क्लोरो एल्केन बना सकते हैं। और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन या आयोडीन हैलोजन यदि हम लोग लेते हैं तो आयोडो एल्केन और ब्रोमो एल्केन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेथड तीसरा अल्कोहल से। अब हम लोग चौथा मेथड ले रहे हैं। चौथा मेथड क्या है बताना जरा, बोलना कोई, बोलो। हेलोजन विनिमय द्वारा। हैलोजन विनिमय। अब विनिमय तो जानते ही हो, विनिमय को यहाँ लिखा है इन्होंने एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज करेंगे हम, ठीक है। अब इसमें एल्किल हैलाइड से ही एल्किल हैलाइड बनाते हैं। ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, एल्किल हैलाइड लेंगे और उससे एल्किल हैलाइड ही बनाएंगे, हैलोजन का एक्सचेंज कर देंगे। कैसे कर देंगे और क्या बनाएंगे, ये देखो यहाँ पर। ये जो हैलोजन एक्सचेंज की विधि है, ये बेसिकली आयोडो एल्केन और ब्रोमो एल्केन के लिए विशेष रूप से यूज होती है, और इन दोनों को बनाने के ये सबसे अच्छा मेथड है हैलोजन विनिमय, ठीक है। अब कैसे बनाते हैं ये देखो, हमने लिया क्या, RCl लिया, ठीक है, और RCl की अभिक्रिया किससे कराई, सोडियम आयोडाइड से। तो क्या हुआ भाई, सोडियम NaCl को लेके भाग गया, बचा क्या, RI, ये लो आपका बन गया आयोडो एल्केन और NaCl, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसी तरह से यदि हमें ये आयोडो ब्रोमो एल्केन से यदि आयोडो एल्केन बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। यहाँ पर Na किसके साथ भाग जाएगा, Br के साथ, क्या बचा, RI बन गया, ये लो, ठीक है। तो इसे हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया, यह फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो NaCl और NaBr साथ में बन रहे हैं, ये जो हम विलायक लेते हैं एसीटोन, इसमें कम घुलनशील है या अघुलनशील है, ठीक है। उससे क्या होगा, घुलनशील नहीं है तो इनका अवक्षेप बनता जाएगा, और इनका अवक्षेप बन करके ये बाहर निकलते जाएंगे। उससे क्या होगा कि हमें लगातार प्रोडक्ट हमें मिलता रहेगा, ली चेटलियर प्रिंसिपल के अनुसार। ये था क्लास 11 चैप्टर नंबर साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम। रासायनिक साम्य अवस्था का चैप्टर था या नहीं था क्लास 11 में, बताना जरा। था उसमें एक प्रिंसिपल था, ली चेटलियर का प्रिंसिपल, उसको पढ़ लेना, वो क्लास 12 में बहुत बार काम आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के जो 3-4 चैप्टर हैं उनमें तो बहुत ही ज्यादा काम आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमें कहीं कहीं वो काम आएगा। तो ली चेटलियर प्रिंसिपल के अनुसार इनका ये जो अघुलनशील है, इनका प्रेसिपिटेशन होता रहता है, अवक्षेप बन करके ये बाहर निकलते रहते हैं। उससे क्या होगा, प्रोडक्ट RI लगातार बनता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये था आयोडो एल्केन बनाने का मेथड हैलोजन विनिमय द्वारा, जिससे हमने जो एक नेम रिएक्शन है और उसका नाम है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, ठीक है। अब आयोडो एल्केन तो बना लिया, अब भाई हमने फ्लोरो एल्केन कभी नहीं बनाया अभी तक,
ठीक है। एल्किल फ्लोराइड हमने बनाया ही नहीं, हम सबसे ज्यादा बना रहे हैं एल्किल क्लोराइड, फिर कभी कभी एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड भी कभी कम बना रहे हैं, लेकिन फ्लोराइड तो हमने अभी तक नहीं बनाया। तो एल्किल फ्लोराइड को बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, उसको बोलते हैं स्वार्ट्स अभिक्रिया, स्वार्ट्स रिएक्शन। ये भी एक नेम रिएक्शन है, ठीक है। यह भी हैलोजन विनिमय द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पर हम सोडियम के जो लवण है वो यूज नहीं लेते हैं। जैसा आपने देखा आयोडो एल्केन बनाने के लिए हम लोग NaI यूज ले रहे हैं, तो यहाँ पर सोडियम फ्लोराइड हम लोग यूज नहीं ले रहे। क्या यूज ले रहे हैं? सिल्वर फ्लोराइड। सिल्वर फ्लोराइड की, है ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, RI यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर या तो हम RBr यूज लेंगे या हम RCl यूज लेंगे, जैसा कि यहाँ हमने लिया है फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया में, ठीक है। तो इनकी अभिक्रिया, इन दोनों की अभिक्रिया हम AgF से कराएंगे तो हैलोजन विनिमय हो जाएगा। हैलोजन विनिमय का मतलब, देखो इस अभिक्रिया का नाम ही हैलोजन विनिमय है, तो यहाँ पर हैलोजन का विनिमय हो रहा है क्या? बताओ जरा, एक्सचेंज हो रहा है क्या हैलोजन का? हाँ। बताओ, एक्सचेंज हो रहा है क्या? हाँ। देखो Yes, हैलोजन sir. एक्सचेंज हो रहा है ना, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं बेचारे हैलोजन को, है ना। ये देखो कैसे हुआ, अभी हम लेते हैं RCl प्लस में हमने लगा दिया AgF। अब इसके पास भी एक हैलोजन है और इसके पास भी हैलोजन है, ये अपने हैलोजन का एक्सचेंज कर लेंगे, एक्सचेंज करके लिख दो प्रोडक्ट, इसके साथ F जुड़ गया और इसके साथ Ag के साथ Cl आ गया, बात खत्म। तो हो गया एक्सचेंज, है ना। ये गया इसके साथ और ये गया इसके साथ, इन्होंने वो कर लिया, एक्सचेंज विनिमय कर लिया, एक हाथ से दे दूसरे हाथ से ले, ठीक है। तो ये हो गई हैलोजन एक्सचेंज अभिक्रिया और इसको स्वार्ट्स अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें बनते हैं फ्लोरो, बोलना जरा जोर से, फ्लोरो एल्केन, फ्लोरो एल्केन। ये देखो फ्लोरो एल्केन बन गए, फ्लोरो एल्केन बन गए, ठीक है। तो ये थी हैलोजन का, हमने क्या कराया, विनिमय कराया और दो नाइम रिएक्शन हमें मिली, एक फिंकेल्स्टीन जिसमें आयोडो एल्केन बनाया और एक मिली हमें स्वार्ट्स रिएक्शन जिसमें हमने फ्लोरो एल्केन बनाया। अगली हमारी जो रिएक्शन है वो है हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया, इसमें क्या होता है भाई, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, ये देखो, है ना, लैंग्वेज देखो, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से क्या समझते हो, बताओ भाई, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से क्या समझते हो? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण से आप लोग क्या समझते हो, जल्दी बोलो। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला जानते हो क्या आप लोग? या नहीं जानते? कोई भी बोलना जरा। COOH, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कौन से लवण, सोडियम लवण। ओके, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं मोनो और डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं। जब किसी कंपाउंड में जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है COOH वो एक ही होता है तो उनको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, और यदि जब दो होते हैं तो उनको बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। अब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण, सोडियम लवण, अब देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उसमें वो एसिड है तो एसिड का गुण क्या होता है, प्रोटॉन दे देना, प्रोटॉन डोनेट करना। तो ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये इस प्रोटॉन को डोनेट कर देते हैं और कौन सा ऋणायन बनाते हैं, कार्बोक्सिलेट ऋणायन। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट ऋणायन। तो एसिडिक नेचर की वजह से ये हाइड्रोजन त्याग करके ये बनाते हैं। अब इसका सोडियम लवण, ये लो भाई, यहाँ पे Na प्लस जोड़ दो, ये बन गया इसका सोडियम लवण। तो ये हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण हो गया, ये लो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, RCOH में हाइड्रोजन की जगह लगाना है Na, हो गया। अब इसकी अभिक्रिया किस किस से करवाएंगे, बताना जरा। एक हमने कराई, अच्छा इसको अब सही से लिखते हैं, है ना, ये लो RCONA प्लस में हम चलो Br से इसकी रिएक्शन कराते हैं, Br2 से, है ना। विलायक कौन सा है, बताना जरा, विलायक कौन सा है, विलायक का नाम बताओ भाई, ये बहुत बार आएगा, बोलो। Br2। विलायक कौन सा है अभिक्रिया में, CCl4। ये CCl4, इसका नाम क्या है बता दो, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, अब ये देखो कैसे ये अभिक्रिया होगी, बहुत सिंपल है। यहाँ पे दो ब्रोमीन है ना, ठीक है, एक गया Na के साथ, है ना, और एक गया R के साथ, ये लो, ठीक है। और क्या क्या प्रोडक्ट बन गए देखो, RBr प्लस में CO2 बाहर निकल गया, प्लस में
एक Na के साथ Br आ गया, ये लो भाई कहानी खत्म, बन गया आपका हुन्स-डीकर अभिक्रिया द्वारा ब्रोमो एल्केन। अब इस रिएक्शन की खास बात क्या है, यहां पर हो रहा है विकार्बोक्सिलीकरण और ब्रोमिनीकरण दोनों। ब्रोमिनीकरण को छोड़ो, जो आपको ध्यान में रखना है वो है विकार्बोक्सिलीकरण। अब मैं ये लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए हम चलते हैं उसी पीडीएफ में, और ये लो, ठीक है। तो ये हो गया विकार्बोक्सिलीकरण, ये देखो विकार्बोक्सिलीकृत ब्रोमिनीकरण, है ना। तो विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब क्या है, ये बार बार आएगा हमारे सामने, मैं यही बता देता हूं। विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब है -CO2, -CO2 यानी कि CO2 का बाहर निकलना। ये देखो इस यौगिक में से ये CO2 बाहर निकल रही है, इसलिए यह विकार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया है, विकार्बोक्सिलीकरण इसमें हो रहा है। बात समझ में आ गई। ये देखो 2 Br हैं, ये तो बाहर ऐसे कैसे निकलेगा विकार्बोक्सिलीकरण, एक Br Ag के साथ एक Br R के साथ, बन गया, हो गया काम, बन गया एल्किल ब्रोमाइड। तो हुन्स-डीकर अभिक्रिया याद हो गई? यस सर। हुई या हो नहीं गई। हुई? यस सर, हो गई सर। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कौन से लवण? सोडियम सोडियम सिल्वर लवण है, और हमने कौन सा ले लिया? सोडियम लवण है ना। यहाँ ये तो हमने इतना तो समझा, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ हमें लेना था Ag, है ना, सिल्वर लवण लेना था, और यहाँ बनेगा ये लो भाई AgBr, ठीक है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण लेते हैं हुन्स-डीकर अभिक्रिया में, है ना, और उनकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं, और ब्रोमीन से कराने के बाद क्या CCl4 विलायक लेते हैं और ब्रोमो एल्केन बन जाता है। अगली अभिक्रिया है प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन जानते हो क्या? प्राथमिक एमीन क्या होता है बताओ जरा। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया कराते हैं किससे? टिल्डन अभिकर्मक से। बताओ भाई प्राथमिक एमीन जानते हो क्या क्या होता है? देखो ये मैंने बताया था ना उस दिन, ये सारे कैरेक्टर हैं, हमारी जो फिल्म है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके ये सारे कैरेक्टर हैं, इनको पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो प्राथमिक एल्केन, प्राथमिक एमीन ये क्या होता है बताओ जरा। प्राथमिक एमीन बोलो। एमीन समूह कौन सा होता है? एमीन फंक्शनल ग्रुप NH3 NH बोलो NH3 NH3 का नाम होता है अमोनिया, ये है अमोनिया, ठीक है। तो अब देखो NH3 में, NH3 तो वो बेसिकली मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल है ना, एमीन नहीं है, ये अमोनिया है, एमीन नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक हाइड्रोजन को एल्किल समूह से प्रतिस्थापित कर दो, तो एक हाइड्रोजन को एल्किल समूह से प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमें मिलेगा RNH2, और यही है क्या? एमीन। ये कौन से हैं बताना जरा, क्या है ये? एमीन। तो ये जो NH2 है ये एमीन क्रियात्मक समूह है, ठीक है। तो प्राथमिक एमीन ये हो गए जब नाइट्रोजन से एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो, तो वो प्राथमिक होते हैं। अब तो आगे की गणित समझ गए होंगे, जब 2 नाइट्रोजन समूह जुड़ा हुआ हो तब उसे द्वितीयक एमीन बोलते हैं, जब 3 जुड़े हुए हो तो उसे तृतीयक एमीन बोलते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक एमीन का मतलब है RNH2। RNH2 की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? टिल्डन अभिकर्मक। टिल्डन अभिकर्मक याद कर लो भाई, थायोनिल क्लोराइड तो होता है SOCl2 और टिल्डन अभिकर्मक होता है NOCl। क्या होता है बोलना जरा, बोलो NOCl। अब NOCl की प्राथमिक एमीन से, ये देखो इन्होंने तो अपने वाले तरीके से लिख दिया जैसे हम लिख रहे हैं, है ना। NOCl नीचे लगाया, देखो नाइट्रोजन यहाँ लिखा, ऑक्सीजन यहाँ लिखा और Cl यहाँ लिखा, ठीक है। अब ये लो भाई, ये निकल गया एक H2O, ये एक N2 और ये एक RCl जो हमें बनाना है। ये लो 3 प्रोडक्ट हो गए, कहानी खत्म। नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl2 टिल्डन अभिकर्मक की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन से बन गए 3 प्रोडक्ट, और ये हमारा मुख्य उत्पाद है कौन सा? एल्किल क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रिपरेशन खत्म कर लिया। सबसे पहले हमने किससे बनाया? सबसे पहला मेथड हमारा कौन सा था बताना जरा, फ्रॉम बोलो। एल्केन, अरे सबसे पहले एल्केन से था, एल्केन से बनाया, है ना। एल्केन से हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये करा के बनाया, सूर्य की उपस्थिति में था ना वो Cl2 की रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद में हमने बनाया किससे? एल्कीन से मार्कोनिकोव रिएक्शन पढ़ी हमने, मार्कोनिकोव जो रूल है वो पढ़ा, ठीक है। अब उसके बाद में हमने अल्कोहल से बनाया, अल्कोहल्स में हमने काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन किया,
ठीक है, कि लुकास रिएजेंट भी एक आया और एक आया थायोनिल क्लोराइड SOCl2, ठीक है, फास्फोरस और हैलाइड। फोस्फोरस के भी कुछ यौगिक आए PCl3 PCl5, ठीक है, ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए HBr और H2SO4 से करवाया रिएक्शन, और आयोडो एल्केन बनाने के लिए Ki और H3PO4 से कराया रिएक्शन। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन लाल फास्फोरस की रेड P प्लस X2 लेंगे, X2 यहाँ पे ब्रोमीन या आयोडीन होगा, तो हमें ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन बनाने की का ये बहुत महत्वपूर्ण मेथड है, लाल फास्फोरस और हैलोजन वाला, ठीक है। उसके बाद में हमने हैलोजन का एक्सचेंज करवाया, ठीक है। उसके बाद हैलोजन एक्सचेंज में दो नेम रिएक्शन थी, कौन सी थी बताना जरा, फिंकेल्स्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज अभिक्रिया। और ये जो SOCl2 यूज करके हम लोग एल्किल हैलाइड बनाते हैं, वो कौन सी नेम रिएक्शन है? थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड। अरे ये नेम रिएक्शन कौन सी है? अभिक्रिया। टार्जन प्रक्रम। डार्जन अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारी नेम रिएक्शन आई हुंसडीकर, जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण का यूज किया, ठीक है। उसके बाद में हमारी कौन सी अभिक्रिया, ये प्राथमिक एमिनो से हमने बना लिया, जिसमें हमें एक नया अभिकर्मक सीखने को मिला, टिल्डन अभिकर्मक NOCl हो गया। तो ये हमने बना लिया, क्या बना लिया भाई बताना जरा, बोलो क्या बनाया? हेलो एल्केन। हम हेलो एल्केन के ही तो मेथड पढ़ रहे हैं, हेलो हेलो बोल करके एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन RX, ओके। अब देखो हर चैप्टर का यही फॉर्मेट रहेगा, पहले प्रिपरेशन के मेथड आएंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी आएगी, हर चैप्टर में यही कहानी है, ठीक है। तो अब हमने प्रिपरेशन मेथड खत्म कर लिए हेलो एल्केन के, तो आ गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंपॉर्टेंट क्या है मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंट क्या है। ये जो लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर मेंबर होते हैं ना, लोअर मेंबर का मतलब है कि छोटे एल्किल हैलाइड, है ना, जिसमें ये CH3 होता है, ये सारे गैसियस अवस्था में होते हैं। और जो उच्चतर मेंबर होते हैं, इनके उच्चतर सदस्य होते हैं, जहां पर बड़ा एल्किल समूह हो, वो लिक्विड या सॉलिड हो सकते हैं, है ना। अब बाकी इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ये तो हम देख चुके हैं, जहां हमने CX बॉन्ड की नेचर का डिस्कशन किया था, है ना। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो बड़ा खतरनाक पॉइंट आ गया। इनके क्वथनांक इनके संगत हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं, इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेलो एल्केन के क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से अधिक क्यों होते हैं, इनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से अधिक क्यों होते हैं, इसको समझ लो ये क्या कहना चाहता है। मैंने एक लिया CH3 और CH3, ये कौन सा एल्केन है बताना जरा, बोलो। एथेन है ना, ये एथेन है ना? यस सर। क्या करें बताओ, अब तुम लोगों को ये भी बताना पड़ता है, ठीक है। तो एथेन की रिएक्शन हमने Cl2 से करवाने से कौन सा एथेन का वो कौन सा बनेगा, एल्किल क्लोराइड, ये रहा एथिल क्लोराइड। तो यहाँ इसके कहने का मतलब ये है, ये जो पॉइंट है ना कि इनके क्वथनांक इनके संगत हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं, तो ये जो एथिल क्लोराइड है वो इस एथेन से बना है। तो इस एथिल क्लोराइड का क्वथनांक अपने संगत हाइड्रोकार्बन, इसका संगत हाइड्रोकार्बन ये हो गया, इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन हो गया एक तरह से ये, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। संगत हाइड्रोकार्बन में एक और भी वो है, इसका मतलब है, वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बता दूं आप लोगों को कि जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होता है, इसका पेरेंट ये हो गया ना, इससे बना है ये, है ना, तो इससे इनके क्वथनांक ज्यादा है, ठीक है, इससे इनके क्वथनांक क्या है, ज्यादा है। और संगत हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनके अणुभार आपस में समान हो, उनको हम लोग संगत हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे हमने लिया एक CH3, ये इसका अणुभार है, ओ सॉरी ये एथेन है, और इसको हमने लिया CH3Cl, ये लो भाई, ये संगत है क्योंकि इसका जो मोलिकुलर मास है और इसका मोलिकुलर मास है वो आसपास का है, ठीक है, दोनों के अणुभार, इसलिए ये संगत हाइड्रोकार्बन है इस एल्किल हैलाइड का। तो ये अणुभार क्यों बढ़ते हैं, है ना, अणुभार क्यों बढ़ते हैं वो बहुत सिंपल सी स्टोरी है। मैं यहां पर ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि क्वथनांक बढ़ने के पीछे क्या कारण हो सकता है, बताओ बताओ भाई, है ना। एल्किल समूह समान हो तब क्वथनांक का क्रम ये है, ये ऐसा क्यों हो गया, ये देखो क्वथनांक कब कब बढ़ सकता है, क्या कारण है, क्या होता है क्वथनांक, हेलो बताओ। एल्केन की दूरी पर गति होने के कारण। हेलो एल्केन की
आपका क्वथनांक यानी कि देखो, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, सही बात है ना। बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट, तो कोई भी लिक्विड बॉयल कब होता है? किसी भी लिक्विड को बॉयल करने के लिए, बॉयल करने का मतलब है कि उसे हम लिक्विड अवस्था से गैसियस अवस्था में बदल रहे हैं, ठीक है। तो लिक्विड अवस्था से गैसियस अवस्था में बदलने के लिए उस जो भी हमारा कंपाउंड है उसके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसे तोड़ना पड़ता है, क्योंकि गैसियस अवस्था की विशेषता क्या है? गैसियस अवस्था में अणुओं के बीच में आकर्षण बल नहीं होता, और लिक्विड अवस्था की विशेषता क्या है? अणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है, इसीलिए तो वो जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, और इसीलिए यौगिक की द्रवावस्था आ जाती है, ठीक है। तो द्रवावस्था से गैसियस अवस्था में बदलने के लिए हमें अणुओं के बीच का आकर्षण बल तोड़ना पड़ता है। बात समझ में आई? ठीक है। ये जितना ज्यादा मजबूत आकर्षण बल होगा अणु अणु के बीच में, उतना ही हमें ज्यादा तापमान देना पड़ेगा उसे आकर्षण बल को तोड़ करके यौगिक को गैसियस अवस्था में बदलने के लिए। इसका मतलब जितना मजबूत ये आकर्षण बल हुआ अणु अणु के बीच में, उतना ही ज्यादा उसका क्वथनांक होगा, उतना ही ज्यादा तापमान चाहिए उसे गैसियस अवस्था में बदलने के लिए, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ ये तो समझ में आ गया आप लोगों को कि क्वथनांक जो रिलेटेड है वो है अणु अणु के बीच में आकर्षण बल पे, उस पर निर्भर करता है। वो ज्यादा तो क्वथनांक ज्यादा, वो कम तो क्वथनांक कम, ठीक है। हो गया। अब आज चलते हैं आगे। ये जो अणु अणु के बीच में आकर्षण बल है ये कितने तरह का होता है? हमारे केस में दो कैरेक्टर हैं। कौन कौन से कैरेक्टर हैं? एक तो हाइड्रोकार्बन और एक एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो एल्किल जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें एक ही तरह के आकर्षण बल होता है, वो है वांडर वाल आकर्षण बल। सुन लो, कौन सा आकर्षण बल हुआ? वांडर वाल आकर्षण बल। किसमें? बताना जरा, किसमें? हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में कौन सा आकर्षण बल होता है? बोलना जरा। वांडरवाल आकर्षण बल, ये हमने लिखा RH। इसमें एक ही होता है वांडरवाल आकर्षण बल, ठीक है। लेकिन जो RX होते हैं एल्किल हैलाइड, उनमें दो तरह के बल होते हैं। वांडरवाल आकर्षण बल तो होता ही है, ठीक है ना। एक और होता है साथ में, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं CX बॉन्ड ध्रुवीय होता है, इसलिए एक और बल होता है, वो कौन सा होता है? डाइपोल डाइपोल आकर्षण बल। द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल होता है ना एक, डाइपोल डाइपोल आकर्षण बल, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्सेज, ये लो, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेज, डाइपोल डाइपोल या द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। तो ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि एल्किल हैलाइड में CX बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है, ठीक है। इसलिए अब आपको समझ में आ गया। यहां पर तो आकर्षण बल ही दो तरह के हैं, और यहां पर ये आकर्षण बल ज्यादा होने की इसका मतलब ये हो गया RX के मॉलिक्यूल में, RX के मॉलिक्यूल में जो आकर्षण बल होता है वो RH के मॉलिक्यूल में जो आकर्षण बल होता है उससे मजबूत होता है, इसीलिए RX का क्वथनांक RH से ज्यादा होता है। RX का क्वथनांक RH से ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनमें RX में मॉलिक्यूल में एक अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो अधिक क्या बोलते हैं, वो अधिक होता है आकर्षण बल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण के द्विध्रुव द्विध्रुव जो आकर्षण बल है वो भी आ जाता है। आप लोगों को जुड़ना नहीं है भाई, है ना। हमारी क्लास खत्म होने वाली है, और बाकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात है वो हम करेंगे कल, और इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को पूरी को पढ़ के रखना, ठीक है, कि किस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन से क्रम आ रहे हैं, इनकी डिटेल में हम लोग बात करेंगे कल, है ना। और पिछले जो वीडियोज हैं मैं वो